प्रगति और विकास के जिस सपने को लेकर भारत स्वतंत्र हुआ, उस सपने को आज हम साकार होता देख रहे हैं। भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था का स्थान ले लिया है। अगला लक्ष्य जर्मनी को पीछे छोड़कर $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के मार्ग में क्या परेशानियां हो सकती है? इस संबंध में दिनेश कुमार गर्ग और वरिष्ठ पत्रकार प्रेमकांत तिवारी से बातचीत। नमस्कार। राष्ट्रीय प्रस्तावना के दर्शकों के लिए आज हम खुशखबरी के साथ ये पॉडकास्ट शुरू करते हैं। खुशखबरी ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था कल से विश्व बैंक की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो रेटिंग है उसके हिसाब से अब विश्व की चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई है। अभी 2019 में ये 5वें नंबर पे थी और 2014 में ये 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी। प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद अर्थव्यवस्था में जो प्रगति हुई है वो बहुत ही उल्लेखनीय, बहुत बड़ी युग परिवर्तनकारी उपलब्धि है एक तरह से। क्योंकि 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ लिया था उस समय अर्थव्यवस्था तितर बितर की स्थिति में थी। फ्रजाइल 5 में भारत की अर्थव्यवस्था गिनी जा रही थी। ये था कि बैंक टूट सकते हैं, पेमेंट सिस्टम गड़बड़ा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय लोन का पेमेंट गड़बड़ा सकता है, बहुत सारी बातें थी। और ऑयल परचेज के लिए बहुत ज़्यादा बॉन्ड ले लिए गए थे और बहुत ज़्यादा उधार ईरान का हो गया था जिसका भी पेमेंट करना था। तो एक तरह से मोदी बहुत संकट में थे, लेकिन बिना हल्ला मचाए अर्थव्यवस्था के लिए, बिना कोई श्वेत पेपर दिए उन्होंने चुपचाप काम किया और 2019 तक, मतलब अपने प्रथम कार्यकाल में, हमारी अर्थव्यवस्था को फ्रजाइल 5 से निकाल करके 1.83 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था को उन्होंने 3.75 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनाई और विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था में हम आ गए। और आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तब हमारी अर्थव्यवस्था 4 लाख करोड़ के ऊपर हो चुकी है और हम जापान से आगे जा चुके हैं। हम अभी तक अपने रेलवे के लिए जापान से लोन मांगते थे, अब हमको जरूरत शायद ना पड़ेगी। तो इस संबंध में आज एक अच्छी जानकारी देने के लिए, राष्ट्रीय प्रस्तावना के दर्शकों को जानकारी देने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्री प्रेमकांत तिवारी जी हैं। वो इसके बारे में एक विस्तृत जानकारी देंगे। तिवारी जी, आपने तो बहुत विस्तार से अपना सवाल ही किया और उसमें काफी कुछ ऐसी बातें और जानकारी भी आ जाती है। भूमिका के तौर पे मैंने बता दिया था। हाँ, नहीं, मैंने वही कहा कि आपकी अपनी भूमिका में भी बहुत सारे जानकारी के सूत्र मिल गए। अब मैं ये महसूस करता हूँ कि मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद में लाल किले की प्राचीर से पहली बार 15 अगस्त को जब अपना भाषण दिया था, तब उन्होंने मेक इन इंडिया पे बहुत जोर दिया था। और मेक इन इंडिया पर उन्होंने खास तौर से जो पूरे देश में राष्ट्रव्यापी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था उस पर बड़ा जोर दिया। सड़कें, ब्रिज, नेशनल हाईवेज और पहाड़ों पे भी जो टनल्स वगैरह उन्होंने बनवाना शुरू किया, या पहले की जो एक गवर्नमेंट की पॉलिसी हुआ करती थी कि जो चीन का बॉर्डर है उसके ऊपर इतना अच्छा ढांचागत सुविधाएं ना विकसित की जाए, क्योंकि अगर कभी युद्ध हुआ और चीनी लोग आ गए तो वो हमारे ढांचागत सुविधाओं को वो कहीं इस्तेमाल न कर लें और वो हमारे अंदर इतनी ही आसानी से ना आ जाए देश के अंदर। लेकिन अब वो माहौल पलट गया। मोदी ने कहा नहीं, हम इसको दूसरे तरीके से लेंगे। हमारी सेनाएं जल्दी से पहुंचे, हमारे उत्पाद जल्दी से पहुंचे, और उन्होंने उत्पादन में, विनिर्माण में, निर्यात में मेक इन इंडिया के जरिए जो एक काम किया वो बहुत ही उल्लेखनीय कार्य है। और जाहिर है कि विपक्ष तो अपनी जगह पर वो आलोचना करेगा। उसका आलोचना करना राजनीति और लोकतंत्र में एक ये फर्ज बनता है, वो अपना फर्ज निभाएं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो तो कम से कम इस तरह की राजनीति नहीं करेगा ना। तो उसने अगर ये अपनी रिपोर्ट में ये दे दिया है कि वास्तव में अब चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था भारत है, तो
ये ठीक है 4.19 लाख करोड़ की, 4.19 लाख करोड़ की। तो अब इतने डॉलर की अर्थव्यवस्था पहुंचना ये एक बड़ी बात है। हालांकि हम अभी ये कहना चाहेंगे कि जापान को बहुत पीछे नहीं छोड़ा है, हाँ। और वहीं पर ये भी है जर्मनी बहुत आगे नहीं रह गया है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी बहुत डिस्टेंस नहीं रह गया है। और एक लक्ष्य जो इनका लेकर के चल रहे हैं कि 2030 तक हम तीसरी अर्थव्यवस्था होंगे, वो भी मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि 1 साल में 27 में या 28 में 2027-28 में हो जाए। तो ये एक काम हुआ है। और खासतौर से आप देखिए तो जो हथियारों के विनिर्माण में, मैन्युफैक्चरिंग में एक बड़ा काम किया है। जो आप देख लीजिए कि डिफेंस कॉरिडोर्स डेवलप किए जा रहे हैं तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में, एक बड़ा इनिशिएटिव है। और इसके अलावा डिफेंस एक्सपो वगैरह हुए, आप लखनऊ में भी डिफेंस एक्सपो हुआ, उसमें भी आपने देखा कि किस किस तरह के लोग आए और हमने क्या क्या डेवलप कर लिया। ब्रह्मोस मिसाइल जो है उसने अभी अपनी प्रामाणिकता को सिद्ध कर दिया, धाक जमा दिया। हाँ, धाक जमा दी, बिल्कुल। और रूस और भारत के सहयोग से हम सभी को मालूम है कि ब्रह्मपुत्र नदी है उसका ब्रह्म लिया गया, और मस्कवा नदी है रूस की, उसको मस्कवा और ब्रह्मपुत्र को मिलाकर के ब्रह्मोस बनाया गया। तो उसने अपनी एक प्रामाणिकता सिद्ध की। इसके अलावा आप देख लीजिए कि S-400 जो रूस से लिया गया, राफेल जो विमान, युद्धक विमान लिए गए, फ्रांस से लिए गए। और इसके अलावा जो हमारा अपना सिस्टम डेवलप किया हुआ है आकाश, S-400 लिया गया, S-400 हमने वही जिक्र किया कि रूस से लिया गया। और हमारा जो आकाश सिस्टम है उसने उनके पाकिस्तान ने जो हॉस्टिलिटी थी उनकी, और उन्होंने आक्रमण करने की कोशिश की 26 हमारे शहरों पर, वो उसमें दिल्ली भी शामिल था। हाँ। उनको सबको किस तरह से नाकाम किया है उस आकाश सिस्टम ने, आकाश तीर्थ सिस्टम ने, ये एक बड़ी बात थी। आप सोचेंगे कि इस समय अर्थव्यवस्था की बात हो रही, युद्ध की बात कैसे होने लगी? तो हम युद्ध की बात इसलिए कह रहे हैं कि उस युद्ध में हमने प्रूव कर दिया कि जो मेक इन इंडिया के तहत हमने अपना काम किया, जो हमने अपने हथियार निर्मित किए, वो हमारे, और हमारा निर्यात, फिलीपींस, आर्मेनिया, बहुत से ऐसे देश हैं, हमारा निर्यात इस समय समझ लीजिए 34 गुना बढ़ गया। 34 गुना बढ़ गया आर्म्स में, यानी हथियारों में हमारा जो निर्यात है वो 34 गुना बढ़ चुका है हमारा इस 10 साल 11 साल। ट्रेड एक्सपोर्ट भी सर 750 बिलियन डॉलर के पहुंच गया। तो एक ये हथियारों की बात कर सकते हैं जी। और दूसरी ये है कि भारत इस समय हर क्षेत्र में ये प्रयास कर रहा है कि आत्मनिर्भरता बढ़े। अब बहुत आवश्यक है कि आत्मनिर्भरता अगर बढ़े, हम प्रगति के रास्ते पर अग्रसर होते रहें, तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि हमारे बीच में एकता होनी चाहिए, हमारे बीच में एक सहमति होनी चाहिए, सुमति होनी चाहिए। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। तो हमारी प्रगति के लिए शांति बहुत आवश्यक है, प्रगति के लिए आपसी सहयोग बहुत आवश्यक है, बिल्कुल, प्रगति के लिए आपसी सौहार्द बहुत आवश्यक है। और कोई हमारे साथ में आंतरिक ताकत या बाह्य ताकत, अराजक तत्व जो है हमको इस समय हमारे लिए कोई गतिरोध न पैदा कर सके। तो आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की रचना की तो उन्होंने भगवान और पेड़ पौधे, प्रकृति, पहाड़ पर्वत, नाले नदी सबकी आराधना की, पूजा की। उसके बाद उन्होंने दुष्टों को भी प्रणाम किया, उनकी भी पूजा की, कहा कि जय बिन काज दाहिने बाएं, जो घूमते रहते हैं वो हमको डिस्टर्ब ना करें, वो हमको हमारा गतिरोध न पैदा करें। तो इस लिहाज से उनको भी, तो ये जो आतंकवाद जैसी समस्या है या अंदर देश के अंदर कुछ नक्सलों और जासूसों जैसी ये समस्याएं हैं, तो ये समस्याएं भी न्यूनतम हो जाएं, खत्म हो जाएं, तो हमारी प्रगति बहुत ही तेजी से हो सकेगी, हम ये विश्वास करते हैं। बिल्कुल जी सर, एक पूरक प्रश्न ये है जी कि क्या केवल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बढ़ाने से हमारी अर्थव्यवस्था सुधरी, या जो मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे हमने
ई MSME। MSME पे जो जोर दिया, हाँ। और 22 लाख करोड़ रुपए का नहीं 54 लाख करोड़ रुपए का लोन डिफरेंट सेक्टर्स को बांटा। छोटे छोटे उद्यमियों को, किसी टेलरिंग की दुकान है, फल सब्जी की दुकान है, ठेला लगा रहा है, जो स्वयं रोजगार पैदा करने वाले हैं, और स्वयं रोजगार के अलावा 1+2, 1+3, 1+4 रोजगार पैदा कर रहे हैं। इस तरह के छोटे छोटे, इसके कारण हमारी बढ़ी है। मैं आपको एक बात ये बताऊं कि मैं भी गांव का रहने वाला हूं। लखनऊ से मेरा मुश्किल से गांव 30 किलोमीटर दूर है जी। और पहले हमारे गांव की तरफ खेती किसानी के अलावा और कुछ नहीं होता था जी। लोग अन्न का उत्पादन करते थे और अन्न अपने जरूरत भर का खाते थे, बाकी बेचते थे और उससे काम चलाते थे, खर्चा चलाते थे। लेकिन आज अगर आप मेरे गांव की तरफ जाइए, हाँ। तो आपको फ्लोर मिल, आपको धान की जो है कुटाई वाली चावल मिले, राइस मिल मिल जाएंगी, आपको केमिकल्स प्रोडक्शन की यूनिट मिल जाएगी, अगरबत्ती यूनिट मिल जाएगी, साबुन बनाने वाली जो है कारखाने मिल जाएंगे। हाँ। तो इस तरीके से, और रोड पूरी पक्की हो गई। जो पहले धूल और कीचड़ भरी रोड हुआ करती थी, कच्ची रोड, हाँ। वो आज जो है वो डामर है और सिंगल की बजाय वो डबल रोड हो गई। हाँ। हाँ। तो आज जो प्रगति है वो बहुत ही जबरदस्त है, और हम इस प्रगति का केवल आज ही नहीं, ये एक शाश्वत प्रक्रिया है। विकासवादी कार्य एक शाश्वत प्रक्रिया, कभी धीमे हुए, कभी तेज हुए, कभी कुछ समझ लीजिए कि घोटाले ज्यादा हुए, कभी ये है कि बेहतर स्थिति में काम हुआ। ये चीजें तो हो सकती हैं अपनी अपनी जगह पर, लेकिन मैं इस समय किसी और विवादास्पद मुद्दे पर न जाकर के सीधे अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए मामले पर अपनी बात कहना चाहूंगा। तो विनिर्माण के क्षेत्र में, और जो आपने सूक्ष्म और लघु उद्योग की बात कही, जी जी, वो वास्तव में ये इस बात का प्रमाण है जो मैं अपने गांव के क्षेत्र की तरफ का दे रहा हूं। जी जी। आज बहुत सारे लोग बहुत सा काम ऐसे कर रहे हैं कि वो निर्माण कार्य में लग गए हैं, और कई लोगों को यूं देखा जाए तो स्वरोजगार जी में उन्होंने बहुत कुछ जो है वो स्वरोजगार उन्होंने विकसित किए। जी। और जो एक नारा दिया सरकार ने कि रोजगार की तलाश में या रोजगार देने वाले बनेंगे, हाँ। तो अब आज रोजगार देने वाले बहुत से लोग मिल गए हैं। वो विनिर्माण कार्य में है, चाहे वो बिल्डिंग रोड में के निर्माण में, या और भी देखिए तो ये जो हथियारों का निर्माण है वो तो खैर बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथ में होता है, लेकिन और भी ऐसी बहुत सारी चीजें आज देख लीजिए तो बच्चों के खिलौने, और जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जनपद एक उत्पाद के मामले में भी आप देखिए तो हर जिले की अपनी अपनी एक पहचान बनी है। वो चाहे मथुरा का पेड़ा हो, या लखनऊ का चिकन हो, या वो खुरचन उसके बुलंदशहर की हो, तो और जगह जगह की जो विभिन्न उत्पाद हैं जी, तो वो शिल्प और शिल्पियों को जिस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है, वो एक बड़ा काम कर रहे हैं। और वो लोग, भदोही की कालीन आज देश विदेश में छाई हुई है, तो ये बहुत बड़ी बात है। आगरा का पेठा वो पूरे देश और विदेश तक में जाता है। वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना ने तो हाँ, काया पलट कर दिया। और आप देखिए तो जो फिरोजाबाद का जो कांच का उद्योग है, उसने कितना तहलका मचा दिया। तो इस लिहाज से देखा जाए, बनारस की साड़ी है या और भी जगहों पे आज हम कंपटीशन में, मेरे पास एक आंकड़ा है, बिल्कुल, अकेले उत्तर प्रदेश में 4.14 लाख करोड़ का लघु मध्यम उद्योग का लोन बटा हुआ है। बिल्कुल, ये जो मतलब हिस्ट्री बन गई हमारी, इंडिया की कुल जीडीपी से भी ज्यादा लोन हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में बढ़ चुका है। ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि इतना लोन अगर बटा है तो ये प्रोडक्शन में लग रहा है सर। इस लोन का जो है वो थोड़ा सा ऐसा भी होना चाहिए कि ये ऐसी जगह पर इसका इस्तेमाल हो कि जहां पर निगरानी ये की जानी चाहिए कि जो बैंकों के जरिए लोन दिया गया है वो लोन, उसके अलावा जो अमेरिका अपनी पीठ थपथपा रहा था कि हमने सीज फायर करा दिया, आखिर में उनको अपना सुर बदलना पड़ा
उन्होंने कहा हमने पहले तो कहने लगे हमने जो है वो शांति स्थापना कराने में पूरा सहयोग दिया, मध्यस्थता की, बाद में मध्यस्थता कहने लगे, फिर हमने मदद की। अब जो है वो धाकड़ी तरीके से जो है वो भारत के नेता कह रहे हैं नहीं सर, कि किसी तीसरे की कोई मदद नहीं, और उसको वो खंडन भी नहीं कर पा रहे हैं। अगर खंडन नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उनके पास कोई ऐसा नहीं। और सीधे भारत की देखिए डिप्लोमेसी का आप प्रमाण देखिए कि उन्होंने किसी तीसरे पक्ष का नाम ही नहीं लिया। कहा डीजीएमओ मिलिट्री पाकिस्तान ने डीजीएमओ इंडिया के फोन किया और उन्होंने ये बात कही और उसका ये नतीजा निकला और हम इस पर इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। एक ये चीज होगी। दूसरे एक बात देख लीजिए कि चीन और अमेरिका के सिस्टम किस तरह से बुरे हाल में पहुंच गया। लोग तो ये भी कहते हैं कि वहां पर जो पाकिस्तान में परमाणु हथियार उनके जमीन के नीचे चीन और अमेरिका के ही थे, मीटर अमेरिका के ही थे, नीचे हैं, वो अमेरिका के हैं। और असल में अमेरिका की गरज एक ये है कि वो चीन से शक्ति संतुलन साधने के लिए वो भारत की मदद चाहता है। भारत को भी वो कभी कहीं ना कहीं शक्ति संतुलन के लिए वो पाकिस्तान के साथ रहता है। उसको अमेरिका तो असल में देखिए ऐसा है कि बहुत ही चतुर और बहुत ही कहना चाहिए कि समझा हुआ और शातिर तरीका कह सकते हैं कि वो ऐसा देश है। और वो कभी एक जमाने में 1971 की लड़ाई में हमारे खिलाफ भी था जी। तो हम अमेरिका उतना भरोसेमंद भले न हो, लेकिन हमारे और जो देश हैं वो भरोसेमंद साथी हैं और हम ये यकीन करते हैं कि वो हमारे साथ बने रहेंगे। पारंपरिक हमारे मित्र हैं और हम बहुत ही कुशलता पूर्वक उनके साथ चल रहे हैं। दूसरे, हमें अपनी भी डिप्लोमेसी और अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा रखना है। आज देखिए मामला एक ये भी है कि ये युद्ध का समय नहीं है, ये सब लोग पहचानते हैं। लेकिन एक बात ये देख लीजिए कि भारत की जनसंख्या 140 करोड़ की अगर है तो हमारे पास एक बहुत बड़ा मैन फोर्स, बहुत बड़ी जो संख्या बल है वो कार्य बल है और शक्ति है, और हम उसी के जरिए निर्यात और प्रोडक्शन इन सब चीजों को बढ़ा सकते हैं। तो ये भी एक चीज है। दूसरा एक पहलू बहुत बड़ा ये है कि हम एक सबसे बड़े बाजार भी तो हैं विश्व में, सबसे बड़े बाजार। तो जब सबसे बड़े बाजार है तो सबसे बड़ा उपभोक्ता भी तो है। बिल्कुल, सबसे ज्यादा मांग भी तो हमारी है। 140 करोड़ लोग हैं हम लोग, तो सबसे ज्यादा आपूर्ति भी तो हमें चाहिए। बिल्कुल सही। तो इस लिहाज से जो आपूर्ति चाहिए, ये सारे जो विदेश के लोग हैं, चीन भी, आज चीन को अगर बाजार चाहिए तो भारत का बाजार चाहिए, अमेरिका को अगर बाजार चाहिए तो भारत का बाजार। दूसरे ये है कि जो मोदी जी ने एक बात कही, मतलब हमारी बाजार की शक्ति ही इनको युद्ध से विरत करेगी। हाँ, उन्होंने एक बात और कही कि जो शक्तिशाली होता है वही शांति के लिए ज्यादा नेतृत्व अच्छा दे सकता है। तो हम आज शक्तिशाली के रूप में उभर रहे हैं, आर्थिक रूप से और सैन्य रूप से, दोनों से उभर रहे हैं जी। तो जैसा कि त्रिपाठी जी ने कहा कि हम तिवारी जी ने, प्रेमकांत तिवारी जी ने जैसा कि कहा कि हम आर्थिक रूप से और सैनिक रूप से दोनों तरह से शक्तिशाली के रूप में उभर रहे हैं, और जो शक्तिशाली होता है वही शांति स्थापित कर पाता है। आशा है कि अब शांति बनी रहेगी। चीन और पाकिस्तान ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे, चाहे वो पाकिस्तान के माध्यम से, चाहे बांग्लादेश के माध्यम से, चाहे म्यांमार के माध्यम से, कि भारत के ऊपर युद्ध जैसी स्थिति आए। और इस तरह से शांति से अगर काम चलता रहा, व्यापार चलता रहा, ट्रेड चलता रहा और मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश की चलती रही, निर्यात बढ़ता रहा, डिफेंस इंडस्ट्री बढ़ती रही, तो 2025 के अंत तक या 2026 की फर्स्ट क्वार्टर तक हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य पूरा कर लेंगे। नमस्कार।